हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज टेस्ट नंबर 177। लगातार यूट्यूब चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सेशन, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, रिवीजन महाकुंभ और साथ ही करंट अफेयर्स के टेस्ट भी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके, यूके ट्रिपल एससी हो, यूके पीएससी हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी जो आपका एग्जाम है उसके लिए ग्रुप सी की एक टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ वाली, 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो कि बाइलिंगुअल है और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है, इसको आप इनरोल कीजिएगा। बाकी सेक्शनल टेस्ट पे आप लगा सकते हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए 2026-27 की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शनल जो मॉक टेस्ट है इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको दिए गए हैं, बाइलिंगुअल है टेस्ट सीरीज भी और साथ ही इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। जीएस का टेस्ट नंबर 177 देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो आपको देखिए कथन दिए गए, बताना है आपको सही कथन कौन सा है इनमें से। पहला देखिए, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है। पहला कथन बिल्कुल इसमें सही है। वर्तमान में अमेरिका, चीन और जर्मनी भारत से आगे है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो अमेरिका की इकोनॉमी है दुनिया में नंबर 1 है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है नंबर 2, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे में भारत है, पांचवें नंबर पे जापान है। ठीक है, तो ये दुनिया की आपकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है। तो इससे हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही है, बोथ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून कब बनाया गया था? तो भारत में देखिए आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये आपका लाया गया था कब? सितंबर 1980 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सितंबर 1980। इसको शॉर्ट में रासुका भी कहा जाता है। ठीक है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका लग गया बोलते हैं। डेट थी 23 सितंबर 1980, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर इसको लाया गया था। और देखिए ये जो कानून है ना, केंद्र या राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई नेशनल थ्रेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए या कोई आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए कोई भी अगर उसके लिए हानि पहुंचा रहा है तो उस समय इस कानून के तहत उसको हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस अधिनियम में टोटल 18 एक्ट हैं, मतलब 18 क्या है इसमें, धाराएं हैं, माफ कीजिएगा, एक्ट नहीं, इसमें 18 क्या है, धाराएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 दिया गया है? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 ये दिया गया है आपके वाटर से संबंधित एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है प्रोफेसर गुंटर ब्लास्ट। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर गुंटर ब्लास्ट को दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। एक तरफ देखिए आपका पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं जिन्होंने शुरू किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई, आपका अबुल कलाम आजाद ने देखिए अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि ए का हो जाएगा 2। ठीक है, फिरोज शाह मेहता की मैं बात करूं तो बॉम्बे क्रॉनिकल को शुरू किया था इन्होंने। एनी बेसेंट के द्वारा आपका न्यू इंडिया शुरू की गई थी और महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2143। तो 2143 ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो आपको देखिए क्रोनोलॉजी बतानी है, जो भी ये संगठन दिए गए हैं, कौन सा संगठन आपका किस समय स्थापित हुआ था, उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस को बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा संगठन कब स्थापित हुआ था इसमें। चलिए तो सबसे पहले इसमें बात करें, देखिए आपका सबसे पहले आ जाएगा इसमें आपका बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी, 1852। दादा भाई नेहरू ने इसकी स्थापना की थी 1852 में। इसके बाद बात करते देखिए इंडियन लीग। इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1875 में हुई थी, 1875, और इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। इसके बाद देखिए आपका आता है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये आपका 1876 में स्थापित हुआ था, 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको स्थापित किया था। और चौथा है आपका मद्रास महाजन सभा जो है, ये आपका
1884 में स्थापित हुई थी, 1884 में, ठीक है। इसमें एम जो हमारा वी राघवाचार्य जी थे, बी सुब्रमण्यम अय्यर जी थे और पी आनंद चार्लो, 3 लोगों के द्वारा मद्रास महाजन सभा को स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, ठीक है। 1, उसके बाद 4, पहले ये स्थापित हुआ, फिर ये स्थापित हुआ, फिर ये स्थापित हुआ, फिर ये स्थापित, तो 1 4 3 2, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां पर हुई थी? देखिए कौन सा यहाँ पर देखिए आपका टाइम था या कौन सी जगह थी जहां पर मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी, यानी कि जहां पर प्रत्यक्ष तौर पर मुस्लिमों ने बोला कि हमें एक पृथक देश चाहिए या राज्य चाहिए, ठीक है, हमें एक अलग होना है। तो ये आपका सबसे पहले 1930 का जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था ना, इसकी जो अध्यक्षता की थी आपका इकबाल ने की थी। तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक अभिव्यक्ति सामने आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखिए, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए, जो स्थगन प्रस्ताव होता है ना, जो हम बोलते हैं कि आपका एडजमेंट मोशन बोलते हैं जिसको, तो एडजमेंट मोशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पज होता है, वो क्या होता है बताइए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता के महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना, ठीक है। तो जनता के जो भी महत्वपूर्ण मैटर होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं, उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगर देखिए, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो इनमें से किसका अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर नहीं होता, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। गवर्नर किसका इनमें से अपॉइंटमेंट नहीं करेगा? तो अगर ध्यान से देखिए राज्य के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, राज्य का वो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति यही करते हैं, एडवोकेट जनरल जो होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति भी आपकी राज्यपाल के द्वारा होती है। बाकी जो ऑप्शन ए है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के जो हमारे जज होते हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये नियुक्त होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसका उत्तर, राज्यपाल हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि जो गवर्नर होते हैं, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश चुने जाते हैं ना, इनको ओथ सेरेमनी जो होती है, शपथ जो होती है, शपथ जो होती है राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ देखिए आपका पार्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्टेट दिए गए हैं, कौन सा कहां पे स्थित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए मानस, अगर मैं बात करूं मानस की, तो मानस राष्ट्रीय पार्क आपको देखने को मिलेगा कहाँ? असम में। तो क का हो जाएगा भाई आपका 3। सुंदरबन जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये हो जाएगा 4। नंदा देवी जो है आपका, नंदा देवी जो है आपका इसमें दिए गए विकल्पों के हिसाब से उत्तराखंड होना चाहिए, वैसे उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तराखंड होगा, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गए। तो इस हिसाब से बन गया 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन ए में ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या सैडल हिल निम्न में से कौन से आइलैंड में स्थित है? देखिए अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह है वो, ठीक है, बहुत से द्वीपों से मिलकर ये यूनियन टेरिटरी बनी है। और इनमें भैया जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी जो है अंडमान आइलैंड की। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका नॉर्थ अंडमान में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, उत्तरी अंडमान में स्थित है। बी आंसर सही हो जाएगा, नॉर्थ अंडमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन महान्यायवादी के संबंध में असत्य है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो फॉल्स है, बताना आपने, ठीक है। भारत का अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो देश के सर्वोच्च कानून या देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल, पहला तो बिल्कुल सही है। संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है, बी भी इसमें बिल्कुल सही है। आर्टिकल 76 में ही आपका महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। भारत के महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारे देखिए सेंटर एग्जीक्यूटिव है ना, तो इसमें आपका एक अंग है हमारे महान्यायवादी, ठीक है।
अब बचा ऑप्शन डी, भारत का अटॉर्नी जनरल सदन में वैकल्पिक मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल जो दोनों सदन है संसद के, ठीक है, संसद की जो कार्रवाई है, संसद में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सदन में जा सकते हैं, लेकिन वो वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं होता, तो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एक क्वेश्चन बनता है, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, क्या वो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो स्पीकर के पास भी एक स्पेशल वोट होता है जिसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है, अगर विशेष कंडीशन हुई तो स्पीकर अपना वोट दे सकता है लोकसभा का, जिसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए, यदि सकल घरेलू उत्पाद लगातार 2 तिमाहियों तक गिरता है तो यह किसका संकेत है? मान लीजिए किसी भी देश की जो जीडीपी है, और ये जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक लगातार गिर रही है। 2 तिमाही का मतलब हो गया 6 महीने तक लगातार डिक्लाइन आ रहा है जीडीपी में, तो ये संकेत होता है कि देश में जल्दी ही रिसेशन आएगा, यानी कि मंदी आएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, मंदी, रिसेशन बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। तो जब मंदी आती है ना, तो मंदी से तो फिर इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा जाती है। ठीक है, जैसे अमेरिका में हुआ था एक ग्रेट रिसेशन, तो बहुत पहले आई थी, फिर उसके बाद 2008 में देखा एक मंदी से वैश्विक पूरा विश्व गुजरा था, अमेरिका में खासकर आई थी वो। 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका एवं अधिवक्ता बानू मुस्ताक को हार्ट लैंप के लिए दिया गया है, जिसका कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? देखिए, 2025 का जो हमारा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, ये एक कन्नड़ लेखिका है इंडिया की, और साथ ही अधिवक्ता है, एडवोकेट है, बानू मुस्ताक जी, इनको दिया गया। इनकी रचना थी हार्ट लैंप। इस हार्ट लैंप का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली जो है वो है दीपा भास्ती। ठीक है, तो दीपा भास्ती ने ट्रांसलेट किया है, ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा भास्ती ने, इस पुस्तक का हार्ट लैंप का। ठीक है, कन्नड़ से अंग्रेजी में। अब क्वेश्चन कई प्रकार से यहाँ से बन सकता है, सीधे क्वेश्चन बना देगा 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बानू मुस्ताक को मिला, उनकी रचना हार्ट लैंप को मिला, मूलतः ये किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन आ जाएगा वहां पे, कन्नड़ आ जाएगा, तमिल आ जाएगा, मलयालम आ जाएगा, कोंकणी आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कन्नड़ में लिखी गई है किताब। ठीक है, और दीपा भास्ती ने इसको ट्रांसलेट किया है। चलिए, निम्न में सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपके दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ डेट दी गई है, कौन सा सही नहीं है बताना है आपने। विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई बिल्कुल सही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 8 अगस्त, ये गलत हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस होता है ये आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त है। ठीक है, तो डी इसमें सुमेलित नहीं है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए, जो हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक बहुत ही दयनीय रैंक थी। भारत का 151वां प्लेस था संपूर्ण रैंकिंग में, यानी कि भारत में प्रेस के क्या हाल है आप सभी लोग जानते हैं। इससे पूर्व मैं बात करूं 2024 में, तो 2024 में भारत की जो रैंक थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 159वीं थी। ठीक है, हालांकि कुछ सुधार 2025 में हुआ, लेकिन ये सुधार कहा नहीं जा सकता। जिस हिसाब से हमारा देश जो है भैया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है, डेमोक्रेसी में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतने पीछे होना कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जहां पर डेमोक्रेसी होगी ना वहां पर हर चीज की स्वतंत्रता होगी। लेकिन मीडिया आज भी आप देख रहे हैं कि मीडिया की रैंकिंग और मीडिया के कार्य में गिरावट देखने को मिली है। जो वास्तविक मुद्दे होते हैं ना, मीडिया उनको छोड़कर आजकल ऐसे मुद्दों के पीछे भागते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। किसी भी देश में मीडिया तब हेल्दी होती है जब वो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है या लगातार उन बिंदुओं पर चर्चा करती है जो वास्तव में जनता से जुड़े हुए होते हैं और जो वास्तविक तौर पे सामाजिक समस्याओं को निरूपित करते हैं। लेकिन भारत की मीडिया आप सभी को पता ही है। भारत में बंदरगाह एवं जहाजरानी क्षेत्र में किस सीमा तक एफडीआई अनुमन्य है? तो जो हमारा पोर्ट है और जहाजरानी जो सेक्टर है, इसमें जो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसकी लिमिट क्या की गई है सरकार के द्वारा? तो भारत में एफडीआई जो अनुमन्य है बंदरगाह और जहाजरानी क्षेत्र में, ये कुल 100% है। ठीक है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 100% एफडीआई इसमें मंजूर है। बीमा क्षेत्र में भी आपका 100%। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका, भारत में बीमा क्षेत्र में भी 100% एफडीआई है, यानी कि कोई भी बाहर की कंपनी जो है ना, किसी भी बीमा कंपनी में पूरा 100% का निवेश कर सकती है, यानी कि पूरी कंपनी को खरीद सकती हो। 100% एफडीआई का मतलब है किसी भी कंपनी के अगर मैं 100% शेयर ले लेता हूँ, कंपनी मेरी हो जाएगी ना। हालांकि ये लिमिटेशन 51% की होती है,
अगर देखिए 51% शेयर किसी भी कंपनी के मेरे पास आ गए तो भाई लीगली मैं क्या हो जाऊंगा, उस कंपनी का ओनर हो जाऊंगा, क्योंकि कंपनी के आधे से ज्यादा शेयरों का होल्डर मैं हूँ। तो एफडीआई जो दिया गया है, बीमा क्षेत्र हो गया, बंदरगाह जहाजरानी क्षेत्र हो गया, और भी सेक्टर है जहां पर 100% गवर्नमेंट ने किया है, ताकि जो बाहर का निवेश है ज्यादा से ज्यादा भारत में आए। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस दल की स्थापना की? आप सभी को पता है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के मध्य में क्या हो गए थे, मतभेद पैदा हो गए थे, और फाइनली फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर सदस्यता छोड़ दी थी कांग्रेस की, है ना। और कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 मई 1939 को। ठीक है, 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था, यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेद हो गए थे बोस जी के, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे इन्होंने बाद में फिर हमारा 1942 का जब वर्ष आएगा 1942 में देखिए आपका कैप्टन मोहन सिंह के मन में आजाद हिंद फौज का विचार आता है, और फाइनली अगले वर्ष 1943 में औपचारिक तौर पे सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का अगर पूछता है सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना कब की, तो 1943 होगा। वैसे 42 में फौज बन चुकी थी, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज में बहुत से सैनिक उत्तराखंड से थे, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा डीपीएसपी में नहीं आता, ये आपको बताना है। तो अगर ध्यान से देखें, इसमें डीपीएसपी का जो तत्व नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक की जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है ना, ये आपका किस में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, मूल अधिकारों में। डीपीएसपी में नहीं आता, ये एक मूल अधिकार है। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसमें आपका खाना भी, मिड डे मील भी मिलता है, और ये आपका सन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था पूरे भारत में, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार है, ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल 21 में है। बाकी मध्य निदेश, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी सब्जेक्ट है किसके, डीपीएसपी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में कौन सा एक प्रपोजल नहीं दिया गया था निम्न में से? पहला देखिए, लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। प्रांतों एवं राज्यों के लिए एक भारतीय संघ का उपबंध था। संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना था। संविधान सभा के कार्यों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन डी है, ये प्रपोजल नहीं था इसमें। ठीक है, बाकी सभी थे। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन, प्रांत और राज्यों के लिए एक भारतीय संघ का उपबंध भी था, संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना इसमें था कैबिनेट मिशन में। लेकिन संविधान सभा के जो भी कार्य होंगे या क्रियाकलाप होंगे, उसका ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना इसमें नहीं था। ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो बताइए सुमेलित कीजिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए एम एस स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं देश में हरित क्रांति के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, स्वामीनाथन जी। तो पहले का 3 है, तो उससे एक ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, इसमें पता चल रहा है साहब। ठीक है, और जो हमारा देखिए एल के झा है, ये आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वर्गीज कुरियन को हम जानते हैं भैया, दुग्ध क्रांति के जनक के तौर पे दुग्ध उत्पादन के लिए काम किया था उन्होंने। मोरारजी देसाई जो थे, उन्होंने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया था। तो 3, 4, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था सामान्य अध्ययन टेस्ट पार्ट 177, और ऐसे जो भी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी जीएस की, और जल्दी मैं आपको कुछ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर भी दूंगा, जो आपका ग्रुप सी एग्जाम है अभी। ठीक है, 17 मई वाला। तो 17 मई पुनर्परीक्षा जो आपकी होने, री एग्जाम जो होने ग्रुप सी का, उसके लिए मैं कुछ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर भी दूंगा। प्रैक्टिस सेट आएंगे आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा। मई से शुरुआत करूंगा मैं इसकी, मई में दूंगा मैं आपको कम से कम 4, 5 या 7, 8 पेपर प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले अवश्य दूंगा। अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।